तो क्या आपको लगता है कि मतलब जितने महिलाओं के नाम आपके साथ जोड़े गए उन्होंने आपकी राजनीतिक छवि को डेंट किया? कसम खा रहा हूं मैं उस केदार बाबा की। मैंने टीवी पे शक्ल देखी, मैंने शक्ल नहीं देखी थी। छूना तो अलग चीज हो गया। एक आदमी अगर जरा सा मैंने छुआ होता, कुछ मेरे रिश्ते बने होते, तो मैं सीबीआई की जांच, डीएनए टेस्ट की मांग करता। कि बीजेपी पे आरोप है कि वो चुनाव चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। मैं कभी पीठ पे छुरा नहीं घोपता हूँ, या तो छुरा सीने पे घोसता हूँ, पीठ पे नहीं घोपता हूँ। अब जैसे मैंने इसको कहा गणेश जोशी को, तो क्या गलत बोल दिया भाई? तो फौज से भाग के आया तो भगड़ो, तो मैंने कहा मैं सैनिकों को सम्मान करता, भगड़ों को सम्मान नहीं करता हूँ। आप साइकोलॉजी के आप प्रोफेसर रहे, ये डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है या आपकी व्यवहारिक ईमानदारी है? आपकी सेक्स की पूर्ति नहीं होगी तो डेथ तो नहीं होगी, लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ढोंग नहीं मुझे करना आता भाई। है किसी संबंध दोस्त है तो है, नहीं है तो नहीं है। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा जी। मैं चुनाव हर बार मैं सोचा पता नहीं मैं जीतूंगा, और कंडर में रुद्रप्रयाग भारत सिंह रावत जी, मैं चाहता था पौड़ी से चुनाव लड़ूं, सिनेरू से आरक्षित सीट थे, मुझे कांग्रेस ने दे दिया लेसलोन, तो लोगों ने हारने के लिए भेजा मेरे को वहां, तो हार जाएगा। इन्हीं लोगों की दुआएं हैं जो आपको हर जगह जिता देती हैं। लेकिन जीता है ना लोगों ने मुझे। ऐसे कंडारी जी को मैं डोयला से मांग रहा टिकट, मुझे दे दिया रुद्रप्रयाग। सोच भी नहीं सकता था कोई रुद्रप्रयाग चुनाव, कंडारी जी कितना जबरदस्त प्रभाव था वहां। अभी 17 में मेरे को कोटद्वार दे दिया, तो 11,000 से जीता हूं ना। इतने घगार नेताओं को जो स्थापित नेता है वहां, मैं तो एक दिन में गया और चुनाव जीत के आ गया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआएं काम आती हैं जिनके लिए मैं करता हूं। और ये मैं तो रोज सुबह रात को बिस्तर पर जब सोता हूं, तो मैं उस माँ से, धारी माँ से, उस केदार बाबा से प्रार्थना करता हूं कि माँ, कि मैं जो है मेरा जीवन लोगों के कल्याण आ सके, मुझे तब सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा, आपने विवादों की बात आई, त्रिवेंद्र सरकार के समय पे जो खनन वाला जो एक मैटर आपने उठाया कि इन्होंने चंदा पार्टी फंड इकट्ठा किया 30 करोड़ का, तो उसके सबूत आपके पास हैं, तो वो आपने सामने क्यों नहीं रखे? इतना सीरियस मुद्दा, इस पे कांग्रेस सड़क पे क्यों नहीं है? मैंने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है? मैंने कहा कि भाई जो उन्होंने कहा चेक से लिया, तो मैंने लिस्ट जारी कर दो ना, किस मैंने भी चेक से, मैं ये थोड़ी करूं मैंने कि बिना चेक के लिया। लेकिन जब मैं हल्द्वानी गया, जब मैं रामनगर गया, मैं हरिद्वार गया, तो मैंने जितने किरेसर वाले थे, खनन वाले थे, अब कौन देता पैसा आप मुझे बता दो। तो मैंने तो बीजेपी से कहा कि लिस्ट जारी कर दो ना। तो चलो मैंने 30 करोड़ का, अब गिनती भी थोड़ा गलती होगी भाई, मुख्यमंत्री को ज्यादा एग्जैक्ट पहुंच गया होगा, कोई नहीं, 10% का ही ऊपर नीचे था। हाँ, उन्होंने 27 करोड़ का त्रिवेंद्र भाई ने। तो मैं कह रहा हूँ लिस्ट जारी कर देना बीजेपी। जो उन्होंने कहा हम चेक से, मैंने कहा चेक से नहीं आया, तो चेक से आया, वो चेक वालों को लिस्ट जारी कर दो, तो लोगों को पता चल जाएगा। हल्द्वानी में सबको पता है ये खनन का काम करता है, माना आप खनन काम करते हो तो देर में पता होगा ना लोगों सबको। तो जैसे आपका नाम देखेंगे, कमल भट्ट देखेंगे, तो अच्छा ये सब नंबर 2 के वालों ने दिया, शराब को दुकान में अच्छा नंबर वालों, तो लोगों को पता तो चल जाए ना जी। क्यों नहीं बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है? अगर वो ईमानदार है, पारदर्शिता है, तो क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रही? अरे मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी क्या सरकार के अपने आज भाई साहब, पहले शिशु मंदिरों के भवन नहीं थे, अब सब शिशु मंदिरों की बिल्डिंग है, देखो कैसे बन गई। कहां से पैसा आ रहा है? बीजेपी के दफ्तर देखिए, बीजेपी के दफ्तर देख लो, रुद्रप्रयाग का दफ्तर देख लो, ऐसे गुलाब राय में ऐसा लग रहा है जैसे कोई महल बन गया हो। डीएम का ऑफिस उतना बड़ा नहीं, भाजपा ऑफिस उतना बड़ा, वो तो यहाँ थोड़ा विवाद हो गया था, नहीं तो यहाँ भी बन गया होता अब तक। अब शुरू हो रहा है कोटद्वार में, मैंने कल देखा, मैंने कहा यार ये तो विवादित जमीन थी, यहाँ पे काम शुरू हो गया। अब वो भाजपा का कार्यालय वहां कोटद्वार में बनना शुरू हो गया। तो अब केवल भाजपा संकालय, भाजपा कार्यालय, ये कोई कंपनी क्या, कोई इंटरनेशनल कंपनी है क्या जो अपने वो सिंडिकेट है क्या? इतना मुनाफा आ कहां से रहा है? अच्छा, कहां से पैसा आ रहा है? 1925 से लेकर अब तक तो नहीं बन पाया। अब जब जैसे 2014 के बाद ही 14 के बाद ऐसी कौन सी क्रांति होगी कि ऐसे कौन सा दानदाता मिल गए तुमको कि अचानक तुमकी तरफ पैसा दान आने लगा कि तुम्हारे भव्य भवन, भव्य ऑफिस सब कुछ बनने लगा। अब एक तरफ कांग्रेस है कि 10 साल उत्तराखंड में सरकार में रहने पर, 53 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रहने पर, पूरे देश में 53-54 साल सरकार रहने पर उत्तराखंड जैसे प्रमुख स्थल का एक कार्यालय नहीं बना पाई।
और यहाँ तो गली मोहल्ले में जो है शिशु मंदिर, विद्या मंदिर और संघ के कॉलेज सब जगह देखो, बीजेपी कॉलेज सब जगह देखो। लेकिन अधिकारी दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि जहाँ हरक सिंह रावत होते हैं वहाँ बड़ी डील्स होती हैं, ये कितना सच है इस बात में? कौन सी बड़ी डील होती? कोई डील नहीं होती। मैं तो डील करता ही नहीं कोई, मुझको तो वैसे ही दे देते। अभी देखना, मैं आप बताऊँ, लोगों ने कहा भाई पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए। मैंने कहा हवा बनाओ, 16 तारीख रेडी बली कर दो तो पैसा देने वालों को कमी। आप एक चीज सुनो, अगर हरक सिंह रावत को मतलब रीजन होना चाहिए पैसा लेने के लिए, पैसा है पड़ा हुआ लोगों के पास। लोग देते हैं। मैंने जब 91 में चुनाव लड़ा, उस जमाने में चुनाव बहुत सस्ते होते थे। मेरे पे 1 रुपया नहीं था, 30 रुपए की एक एफडी थी, मैंने वो तोड़वाई, बाकी नहीं था। भाई साहब 4 लाख रुपए चंदा आया मेरे पास। पौड़ी पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल भरता है, कार्यकर होता है, उसने भाई साहब 20,000 रुपए दिए। मैंने पागल हो गया, तो 20,000 तो 2 महीने की तनख्वाह होगी तेरी। कहा नहीं साहब आप पकड़ो। मैंने मना किया उसको। ऐसे कुछ चबड़ा से 1 महीने 1 साल के 1 महीने की तनख्वाह दे रहा है। कोई बाबू है वो 1 महीने की तनख्वाह दे रहा है मेरे को अपनी। 4 लाख हो गए मेरे पे, खर्चे हुआ 3 लाख 3.5 लाख रुपए। तो मैंने जो मारुति वैन जो है किराए में ले रखी थी चुनाव में, सर तो मारुति वैन सबसे बड़ी गाड़ी होती थी, ले रखी थी, उसको मैंने रोक लिया क्योंकि वो राजीव गांधी डेथ के कारण रिजल्ट देर से खुला 91 में। तो मैंने उस गाड़ी को रोक लिया। फिर माँ जी पिताजी को बद्री केदारनाथ उस गाड़ी से घुमाते, तो जो चंदा का पैसा आया था चुनाव लड़ने के लिए वो मैंने वैसे खर्च कर दिया। हर बार चुनाव के समय मेरे पास पैसा खत्म। अभी नहीं, अब आप जैसे सब लोग मदद कर दोगे, कुछ लोग कर देंगे। अभी लोग करने लगे। जैसे मैंने थोड़ा सा तीखा, जैसे मैं थोड़ा आक्रामक हुआ और थोड़ा माहौल बना, तो बहुत लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग आ रहे हैं सर हम पूरा आपको मदद करेंगे। आप लोग तो शुरू सब नमस्कार करते हैं ना। ठीक बात है। अब लोगों लगेगा कांग्रेस सरकार आ रही तो देखना पैसे की कोई कमी नहीं। बस हमको माहौल बनाना है कि कांग्रेस सरकार आ रही है। अधिकारी भी बदल जाएंगे, लोगों लगेगा नहीं यार टोन बदल जाएगा, सबका टोन बदल जाएगा, मीडिया का भी बदल जाएगा टोन। अच्छा, थोड़ा सा निजी जिंदगी और आते हैं। ओशो ने कहा कि यौनिकता जो है बहुत स्वाभाविक है, नेचर की दी हुई है। आपने कहा कि नेता जो है चोखे नहीं होते, तो जो पावर के पद हैं उनकी ज़िंदगी भी, निजी ज़िंदगी तो रंगीनियाँ तो उसमें होती ही हैं। तो आप क्या मानेंगे कि हरक सिंह रावत ही सॉफ्ट टारगेट हैं कि उनको आसानी से उनके किस्से जो इतने उड़ाए जाते हैं, या बाकी लोग अपने छुपा के रख लेते हैं? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं छात्र राजनीति करता था जी। उस समय मोबाइल नहीं होते थे। तो जब मैं छात्र राजनीति करता था तो आप विश्वास करोगे नहीं, जो जून की छुट्टियां यूनिवर्सिटी बंद होती थी, इतने लव लेटर आते थे लड़कियों के, तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि मैं एक सिपाही का लड़का था, मैं एक सिपाही का लड़का था, मेरा उद्देश्य पहले था कि नहीं, मुझे पहले स्थापित होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने इंटर करने के बाद अपने माँ बाप से 1 रुपया नहीं लिया, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं। लोग मदद करते थे मेरी। तो मैंने आज, अब थोड़ा बहुत, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ भाई, वो मेरे खिलाफ भी हो सकता है। बड़ी मुझसे, मैं जब मैं विदेश गया एक बार, और मेरे साथ बहुत अधिकारी थे, दास जी वगैरह सब लोग थे, अब ये सब लोग अधिकारी थे, मैं अकेला पॉलिटिकल मिनिस्टर था। हम विलिंगटन, सिडनी सब जगह गए, बैंकॉक वगैरह। अब वो लोग भाई अधिकारी थे, अपने शाम को पीते थे। अब वो मैं तो, क्योंकि विदेशों में तो जो है अधिकारियों की उतनी वक़्त नहीं होती। मेरे को स्वीट रूम मिलता था, मेरे पे कॉम्प्लीमेंट्री मेरी शराब, मेरे फ्रिज में कॉम्प्लीमेंट्री शराब होती थी, उनके नहीं होती थी। तो 4 बजे वो मेरे फ्रिज से उठा के ले जाते थे अपने कमरे में। जब मीटिंग वूटिंग से हम फायर की मीटिंग, सिटी में फायर की मीटिंग, दिन भर फायर की मीटिंग में रहते थे। फिर कहीं कुछ रहती थी, डिजास्टर मीटिंग थी, हम डिजास्टर स्टडी करने के लिए विलिंगटन गए थे, न्यूजीलैंड। तो फिर एक रेस्टोरेंट में एक दिन शाम को, अब वो 4 बजे मेरी वाली पी जाते थे अधिकारी। अब शाम को थोड़ा उनकी हिम्मत हो जाती थी, जब थोड़ा रहता था कि सर आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो मैंने कभी छुई नहीं, मैंने बता रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल मैंने जो है भाई साहब, अब बियर को कभी कभी छू लेता हूँ, मैं आपको ईमानदारी बताऊँ। तो होता क्या, मैंने आज तक बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पी, पान आज तक नहीं खाया, ताश के पत्ते आज तक नहीं खेलना जानता हूँ मैं। क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था कि नहीं, मुझे पहले यूनिवर्सिटी में नौकरी लगना है। और यूनिवर्सिटी नौकरी लगने का भी निर्णय मैंने पता क्या लिया, मयंक अग्रवाल जो डायरेक्टर जनरल सूचना प्रसारण मंत्री से रिटायर हुए, उसके पिताजी कृष्ण अग्रवाल मेरे यहाँ संस्कृत में प्रोफेसर थे। मयंक अग्रवाल मेरे साथ 9th से मेरे साथ पढ़ा हुआ। उसके श्याम मेडिकल स्टोर गोला बाजार श्रीनगर में, उसके घर में बैठक मैंने तय किया, मुझे नहीं तैयारी करनी है।
तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, इंटरमीडिएट साइंस का स्टूडेंट था। तो मैंने कहा मुझे लेक्चरर बनना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का लेक्चर चुनाव भी लड़ सकता है। अब मैं इतने बड़े अमीर घर का था नहीं कि मैं राजनीति घर से कर सकूं। तो मैंने कहा भाई घर का पेट की पूजा के लिए रोटी चाहिए और राजनीति करनी है। तो ये निर्णय लिया कि ऐसे सब्जेक्ट से मैं एमए करूं कि जिस सब्जेक्ट में टॉप लड़का नहीं जाता हो। तो आप कह रहे हैं कि आप फोकस्ड रहे, आप इन सारी चीज़ों से दूर मैं इन रहे। चीज़ों से दूर रहा। लेकिन राजनीति में क्या होता है, जब मैं राजनीति में आया, मंत्री बना, मतलब मैं अब वो चीज़ नहीं बोलाऊंगा, देखो महिलाओं का सम्मान करता हूं मैं, लेकिन हुआ क्या कि फिर अब मैं माफ करूंगा कि एक हरिद्वार में मैं आया, जब पहली मंत्री बन के, मैं रेलवे स्टेशन में लोग मेरे को लेने के लिए, राम मूर्ति जी, जगदीश मुनि विधायक थे, सब लेने के लिए 9 मेरे को पहुँचे। फिर डैम कोठी में आए, फिर एक महिला ने कहा साहब मुझे बीएड में एडमिशन कराना हो। आज वो बहुत बड़ी नेता बन गई थी बाद में। अब वो जिस दिन मुझे लखनऊ जाना था, उसने पता क्या हो कि लखनऊ का जाए। अब मैं जैसे लखनऊ, अब भागते भागते पकड़ते थे हम ट्रेन, इतने दौरा उरा करके। तो जब मैं अपनी ट्रेन में बैठा, अपनी सीट पर लेट बैठा, तो देखा वो ब्यागी। मैंने कहा तुम, मतलब 1 हफ्ते पहले जब मैं रेलवे पे उतरा तब मेरी मुलाकात डैम कोठी में। कह जी मैंने भी सोचा आपके साथ लखनऊ चले जाऊँ। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है, फिर आपको जो है कभी बार, एक दिन एक महिला, मैं नाम नहीं लूंगा, आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान को प्यारी हो गई, वो 10 बजे मेरे पे भीड़ थी। मैंने उससे कहा भाई कोई काम, तो उसने कहा नहीं मुझे अलग से बात करनी। अब जब सारी भीड़ चलेगी तब 10 बजे रात को मुझसे कह लगे काम बताया। फिर मैंने कहा कह ले मेरे पे, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा मुझे क्या पता भैया। अब मैंने सोचा तुम गाड़ी हो गई या, कह रहे मैं यहीं रह जाऊँ। फिर रात को उसने मेरे कमरे में रहने लगी, रात को मेरे दरवाजे खटाया कि मुझे डर लग रहा अकेले। तो मतलब मैं जो कह रहा हूँ ना, कई बार क्या होता है कि अच्छा मैं हूँ थोड़ा इमोशनल, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि, और मैं हूँ थोड़ा इमोशनल। भाई इमोशनल क्या होता है कि मतलब मैं, जैसे अब बहुत सारे लोग हमारे कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं, मैं तो अटल जी वाली स्थिति में हूँ। अटल जी क्या कहते थे, मैं कुंवारा हूँ पर ब्रह्मचारी नहीं, और लोग ताली बजाते थे। मतलब अविवाहित हूँ लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। अरे मतलब बहुत अपने को क्या कह दिया उन्होंने, लोग ताली बजा रहे हैं इस बात पे जी। लोग। मैं तो फिलोसफी बीए में मैंने कहा ना, जब मैंने सब्जेक्ट लिया, टॉप किया मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय को। मैंने मिलिट्री साइंस, ज्योग्राफी और फिलोसफी ले ली, साइंस छोड़कर, और टॉप कर दिया गढ़वाल विश्वविद्यालय को। आप परिवार से इतने दूर हैं तो इंसान ना। मैं तो एमए प्रीवियस के बच्चों को, क्योंकि मिलिट्री साइंस में साइकोलॉजी पढ़ाता था, एमए प्रीवियस के बच्चों को मनोविज्ञान पढ़ाता था। तो सोल्जर भी तो इंसान ही है ना। तो उस जमाने में मोबाइल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। अब सोल्जर बॉर्डर पे है, तो उनकी पत्नी का पत्र जो है ड्रॉप किए जाते थे। देखो 5 आवश्यकता, ये मैं देखो, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बोल रहा हूं, मैं एज ए पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा इस बात को। 5 आवश्यकता है। चंद सेकंड अगर सांस नहीं मिले ना आपको तो डेथ। चंद घंटों अगर पानी नहीं मिले तो डेथ। चंद दिनों आपको भोजन नहीं मिले तो डेथ। चौथी, पहली 3 आवश्यकताएं बायोलॉजिकल, उस पर डेथ। एज ए मनोवैज्ञानिक बनो के लेक्चरर के रूम में करो मैं बात, एज ए पॉलिटिशियन नहीं बनो तो डेथ हो जाएगी। चौथी आवश्यकता है नींद। नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो डेथ तो नहीं होगी, लेकिन आप पागल हो जाएगी। 5 आवश्यकता है सेक्स। आपकी सेक्स की पूर्ति नहीं होगी तो डेथ तो नहीं होगी, लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। ये बायोलॉजिकल नीड है शरीर की। एज ए मैं एमए प्रीवियस के बच्चों को मिलिट्री साइकोलॉजी के पेपर पढ़ाता रहा हूं और ये चीज पढ़ता रहा हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ढोंग नहीं मुझे करना आता भाई। है किसी संबंध दोस्ती है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं किसी को धोखा नहीं देता, किसी से चीटिंग नहीं करता, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता। मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी। ठीक बात है भाई। एक चीज सुनो ना, मुझको ये बताओ, हम तो अब बड़जे, तुम तो नहीं हो कृष्ण भगवान के वंश, हम तो वेदवंशी हैं भाई। अरे आप देखो 4 ही वर्ग तो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय। अब वो तो उन्होंने कह दिया जाट, यादव, है तो सब क्षत्रिय ना। कृष्ण भगवान तो 56,000, अरे 16,108, 56,000 नहीं थी। अच्छा। अब वो तो चलो, लेकिन अब हम देखो हिंदू धर्म के लोग हैं, हम रुक्मिणी कृष्ण करते हैं क्या करते हैं? राधा। तो राधा उनकी पत्नी थी? नहीं थी। क्या थी? प्रेमिका थी। हाँ तो पंडित हो गए यार, कमल भाई, तुम भी स्वीकार कर लो ना भाई किसी चीज को।
तो क्या आपको लगता है कि मतलब जितने महिलाओं के नाम आपके साथ जोड़े गए या कोई फर्जी भी होते हैं? नहीं, उन्होंने आपकी राजनीतिक छवि को डेंट किया या नहीं, कुछ नहीं मिलने की ये वजह सब से फर्जी। आपको स्वीकार्यता में नहीं जिन्होंने मेरे जिनके नाम जोड़े गए, जैनी प्रकरण है, कसम खारो मैं उस केदार बाबा की जिसको मैंने सेवा, मेरे बाप आज इस दुनिया में नहीं है, अभी डेथ हुई है। मैंने जब मेरे रिजाइन हो गया, मैंने टीवी पे शक्ल देखी, मैंने शक्ल नहीं देखी थी, छूना तो अलग चीज हो गया। तभी तो एक आदमी अगर जरा सा मैंने छुआ होता, कुछ मेरे रिश्ते बने होते, तो मैं सीबीआई की जांच, डीएनए टेस्ट की मांग करता। खुद मांग करी मैंने, खुद मांग करी मैंने विधानसभा में खड़े होकर। आप मेरा भाषण सुन लो, मैंने व्यक्ति को ईमानदार होना नहीं चाहिए, ईमानदार दिखना चाहिए, व्यक्ति को चरित्रवान होना नहीं चाहिए, चरित्रवान दिखना चाहिए। आज हरक सिंह के चरित्र पे मैंने कहा, राम जानते थे कि मेरे शरीर, मेरे सीता पवित्र है, लेकिन एक किसी ने उंगली उठाई तो उस अग्नि परीक्षा से गुजारना पड़ा। मैंने कहा आज मैं विधानसभा में भाग नहीं लूंगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा हूं। है हिम्मत किसी में? अगर मेरे अंदर कोई, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, उस समय का पूरा पीरियड देख लो, सड़कों पे हजार, यार जिसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ हो और उसके पक्ष में पूरा उत्तराखंड की, मैं उत्तराखंड के लोग जो हजारों की संख्या में देहरादून के सड़कों पर आ जाए, वो तब जबकि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं, हाँ स्ट्रांग नहीं था। तो आप सोचो ना, कितना लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा रहा होगा कि नहीं, हरक सिंह किसी के साथ बलात्कार नहीं कर सकता, हरक सिंह किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। मतलब मानते हैं कि इन मामलों पे जो आपको क्लीन चिट मिली, उससे आपकी राजनीतिक छवि और ज्यादा स्थापित हुई। मैं 2002 का चुनाव 700-800 वोट से जीता, 2 का, और मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जनसभा में, सीबीआई की जांच क्लियर होगी, सब कुछ क्लियर होगी, मैंने मनमोहन सिंह जी की मौजूदगी में, केंद्रीय मंत्री उस समय पचौरी जी की मौजूदगी में, हरीश रावत के प्रदेश की मौजूदगी में, लैस में कहा सीबीआई क्लीन चिट, कोर्ट से क्लीन चिट। लेकिन मैं आज अपना मुकदमा जो है आपकी जनता के अदालत में रख रहा हूं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। अगर आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मैं समझूंगा कि मैं, और एक चीज सुनो, जब जैनी प्रकरण के बाद मेरा रिजाइन हुआ, कांग्रेस में 200 लाल बत्तियां थी उस समय, उस पर लाल बत्तियां लगती थी गाड़ियों में, राज्य में दर्जाधारियों को, और मैं नहीं रह गया था, मैंने इस्तीफा दे दिया था मंत्री पद से। और जब कांग्रेस में एक ही लाल बत्ती थी लीडर ऑपोजिशन की, तब हरक सिंह रावत पे थी। तो आप सोचो, जैनी प्रकरण के बाद मैं प्रदेश का बड़ा नेता बना ना, लीडर ऑपोजिशन बना ना। भाई देखो, 3 सत्ता पक्ष में अगर बहुमत है तो मुख्यमंत्री, अगर बहुमत नहीं है तो विपक्ष नेता। विपक्ष नेता भी अपना में विधानमंडल का एक पावरफुल नेता होता है, जैसे राहुल जी है केंद्र, आप लोकसभा में। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे ही 2013 में 14 में मोनिका राठी, कोई वही लड़की जो एक गुजरात के एक एमपी को, भाजपा के एमपी को जो है ब्लैकमेलिंग करने में 3 साल जेल रही है, हनी ट्रैप में। हाँ, अब जबरदस्ती कुछ लोग, पॉलिटिकल लोगों ने प्लानिंग करके मेरे से, मैं ही नहीं करूं, मैं दूध का दूल्हा हूं, लेकिन मैं अत्याचारी व्यभिचारी नहीं हूं, किसी से जो है उसकी भावनाओं के साथ खेलने का काम नहीं करता हूं। आपका ये बेबाकी का अंदाज जो है आपको बहुत लोकप्रिय बनाता है। हरक सिंह रावत जी की अपनी तरह की राजनीतिक स्टाइल है, जिसमें बेबाकी है, पोल खोलने का मादा है, और साफगोई से अपने विरोधी राजनीतिक लोगों का कच्चा चिट्ठा उधेड़ देने की जिगरा है। ये बताइए कि ये आपका स्ट्रेटेजिकल मूव है या वाकई में राजनीतिक जिम्मेदारी का पद होने के लिए साफगोई जरूरी है? नहीं, दोनों चीजें जी। और दूसरी चीज है जी, जैसे मैं कहता हूं मैं घास पे काटा जी, मैंने श्रीनगर में आम हिला गया के बीच, जो आम हिला के बेचा, करेला बेचा, और कई बार करेला नहीं होता तो जंगली करेला नहीं होता तो हरा मीठा करेला ना, जैसे लाल पील, जैसे सफेद करेला तो हमारा होता था, एक वो जैसे उस कंडाली के उस पौधों में वो करेला ऐसा हो जाता था, उस तक को तोड़ तोड़ के मैं श्रीनगर बेचता था। मैंने उर्खा को कुटियो चे, मैंने जो है सुबह स्कूल जाता, देवल स्कूल, भाई साहब एक कले बच्चा था, उस जंगल में जाता था, लोगों ने, गांव में नहीं बोलते लोग कि भूत पिचास आते हैं, और कई बार अपनी जैसे चढ़ाई चढ़ रहा हूं मैं, जंगल था, मले था, मेरे बसों गेड़ गांव से मले था गांव चढ़ाई, तो जब तक चढ़ाई नहीं मले था, गांव का घर नहीं दिखते थे। सुबह 6:30 बजे स्कूल जाता था, 8 बजे के स्कूल होता था, या 7 बजे का स्कूल होता था, तो 6 बजे निकल जाता था, इतने खड़ी चढ़ाई चढ़ के। तो जब मले था गाँव दिख जाता था, देवलड़ के पास, देवलड़ स्कूल में पढ़ता था मैं, बौड़ जी गाँव के स्कूल में,
अब कई बार पत्थर अपने ही हाथ से पैर से फिसलता था, पीछे आवाज आती थी, इतनी हिम्मत नहीं होती थी पीछे देखने की भाई साहब कि मैं सोचा था भूत 50 है पीछे से। अब मैं एक चीज सुनो, मैं सुबह एक मानो कभी कोदो कभी गेहूं पीसी थे जान मनो स्कूल, तो मैंने घास काट रखा है, लकड़ी काट के मैंने सटी मरने छन सटी मरना जो खुटा जो पूरा चुप सटी वो कर देना खून है जी। तो अब कोई अगर कहेगा, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी जो धरातल है, जो अपनी असलियत है, उसको छुपा देते हैं, कहते नहीं हम तो बड़े हो गए। अरे भैया अपने धरातल क्यों छोड़ते हो? तो मैं जब कभी किसी के लिए कुछ कहता हूं तो उनकी धरातल को, उनकी असलियत को याद दिलाता हूं। यह उन पर टिप्पणी नहीं होती, यह उनकी ताकत है। हरक सिंह की घास काटना, लकड़ी काटना, जंदरा पीसना, कुटना, यह हरक सिंह की ताकत है। हरक सिंह अगर दिल से अगर आज हरक सिंह रावत लोगों से भिड़ता है, बड़ी सरकारों से भिड़ने की हिम्मत रखता है, तो हरक सिंह की ताकत है। अब जैसे मैंने इसको कहा गणेश जोशी को, तो क्या गलत बोल दिया भाई? तो फौज से भाग के आया तो भगड़ो, तो मैंने कहा मैं सैनिकों को सम्मान करता, भगड़ों को सम्मान नहीं करता हूं। अब मैं जैसे तीरथ को बोल रहा हूं भाई, तो वो था, तो ये तो उसकी उपलब्धि है ना, वहां से यहां पहुंच गया, अब मुख्यमंत्री बन गया। तो अब कोई इसको नेगेटिव में ले, मैं तो नहीं लेता अपने लिए, मेरे लिए कोई बोलता तो मैं कहता हूं हाँ मैंने तो किया भाई, मैंने तो बहुत गरीबी देखी, मैं तो टल्ला, मैं तो लोग क्यों जिताते हैं, मैं तो गांव में ऐसी भाषण देता हूं। जैसे कोटद्वार गया मैं चुनाव लड़ने के लिए, लोगों ने मेरे खिलाफ पोस्ट लगा दे, बाहर का मतलब कोटद्वार का नहीं हूं मैं। तो मैं जब गांव में भीड़ होती थी, मैं कहता था, मैंने कहा कोई 50 साल पहले आया कोटद्वार, गढ़वाई बोले मैंने, कोई 40 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई इनको बोल रहा हूं मैं, कोई 10 साल पे है, कोई 2 साल पे है, और तुम्हारे पिछले गोया लगा। मैंने बोले मैं भी आ गया कोटद्वार, मैं भैरव हो गया, मैंने बोले आप तब तालियां बजती थी। तो ऐसे तो जीता चुनाव, फिर मैंने, लोगों ने मेरे खिलाफ बोले बाहर का है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि मतलब जिस तरह से आप भावनात्मक कनेक्ट बना लेते हैं, बहुत कम लोगों में ये साहस होता है, खासतौर से राजनेताओं में, क्योंकि वो सफेद पोष होते हैं, सफेद पहनते हैं, उन्हें लगता है कि दाग के छींटे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये उनकी गलत है, ये गलती है ना। तो ये डार्क साइकोलॉजी आपको हेल्प करती है। व्यवहारिक होना चाहिए आदमी को। नहीं, ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये आप साइकोलॉजी के आप प्रोफेसर रहे, ये डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है या आपकी व्यवहारिक ईमानदारी है? ईमानदारी का। भाई ईमानदारी से, भाई देखो मैं छिपाने की कोशिश नहीं करता हूँ। है के भी तो लोकप्रियता बन जाती है तो है, गलती हो जाती है, इंसान ही तो है ना। सही बात है। गलतियों को कोई कहने मैं बहुत ईमानदार हूं, जैसे मैं कहता हूँ यार जो नेता कहे कि मैं ईमानदार हूँ, साला इससे बड़ा झूठ दुनिया का नहीं है। कहां से चुनाव लड़ गया भाई? फिर बाप मैं अच्छा हरक सिंह का बाप नोट फौज से नोट छापने मशीन लाया था, कहां से चुनाव लड़ गया भाई मैं? सब एक सवाल है कि जनता एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री देखना चाहती है जो तेज हो, अडिग पैरवी करे, बेबाकी से अपनी गलतियों को स्वीकार करे, और जिसमें जन समस्याओं के समाधान खोजने का साहस हो, उन्हें लागू करवा पाने की चालाकी भी हो और वो धैर्य भी हो। इस लिहाज से आपका खास ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है, ये आपको कितना मदद करता है? और ईमानदारी से बताइए, आप अगले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं या नहीं? आप खुद को मानते हैं? अब देखिए मेरे भाग्य में नहीं है, मैं आप बताऊँ। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने 2012 में ईमानदार से बता रहा हूँ, मुझे आनंद शर्मा जो उस समय स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी जी के बहुत नज़दीक थे, उन्होंने मुझको फ़ोन करके, बल्कि मैं फ़ोन जैसे अभी बैठा हूँ तो नहीं मैं फ़ोन उठा पाया हूँ, तो उन्होंने पूछा होगा भाई हरक सिंह जी के साथ कौन? किशोर उपाध्याय था मेरे साथ। तो किशोर उपाध्याय के नंबर फ़ोन किया, कह रहे हरक सिंह बात करो। मेरी बात कही, हरक सिंह कहाँ हूँ? मैंने देहरादून क्या करो, दिल्ली क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा कोई गुड न्यूज़ है? कहले गुड न्यूज़ नहीं होती तो मैं तुमको फ़ोन करता। तो मैं तुरंत किशोर उपाध्याय में दिल्ली पहुंच गया, हमने एयरपोर्ट से फ़ोन किया, कॉमर्स मिनिस्ट्री आ जाओ। मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री चला गया, पचौरी जी बैठे थे, वो भी उस समय CBI वगैरह पचौरी देख रहे थे। अब तो बीजेपी में चले गए मध्य प्रदेश के, लेकिन CBI वगैरह सब पचौरी देख रहे थे। PMI में वो राज्य मंत्री थे, माननीय सोनिया गांधी के बहुत नज़दीक थे। पचौरी ने कहा इनका पैर छू, इनके कारण तुम आज मुख्यमंत्री बन गए। मैंने पैर छू दिए, पचौरी तो 10-15 मिनट में चला गया। उसके बाद आनंद शर्मा से 2012 में पूरा डिस्कस हुआ कि इंडस्ट्री कैसे बनानी है, एजुकेशन पे कैसे करना, पर्यावरण पे, फॉरेस्ट पे कैसे, ब्लूप्रिंट डिस्कस हो रहा था। पूरा डिस्कस 3-4 घंटे हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा 8-9 बजे के आसपास कि तुम अहमद पटेल जी को भी यार, गुलाम नबी को धन्यवाद दे दो।
तो मैं अहमद भाई के यहाँ गया तो वो थे नहीं घर पे। मैं गुलाम नबी को धन्यवाद दिया, बल्कि इंदिरा देश बैठी थी जब मैं गया, तो इंदिरा देश निकल गई, मैंने उनको भी धन्यवाद दे दिया। अब पता नहीं, जैसे ये 10 तारीख की बात है और रात को 11 तारीख के रात को कुछ ऐसा खेल हुआ कि 11 तारीख रात को पचौरी जी का मेरे को फोन आया, अरे रावत जी कभी थाली सामने रखी जाती है, आदमी नहीं खा पाता। तभी तो आपने देखा नहीं, मैंने मंत्री पद के सपने, इतना निराश हो गया मैं। स्वाभाविक था, क्योंकि सारे IBN7 स्टार, उस समय तो आज वो नहीं था, AB न्यूज नहीं था, स्टार न्यूज था, सारे न्यूज चैनल। क्या वो समय आप देखोगे तो हरक सिंह रावत का जो है मुख्यमंत्री बनना तय, लगभग तय न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। आज तक ने जो मुख्यमंत्री का सर्वे कराया तो 53% लोगों ने आज तक ने मेरे को दिखाया कि लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने मुख्यमंत्री मेरे को 12 में मेरे को दिया। 38% के आसपास खंडूरी जी थे और 16% हरीश साहू जी थे, 17% के आसपास। जब वो हुआ तो मेरे बहुत निराशा हुई मेरे मन में, मैं टूट गया। मैं आपको तो अब 17 में भी अमित शाह जी ने मुझसे, भगवान कसम करो, जब हम 2016 में भाजपा में सम्मिलित हुए थे तो अमित शाह जी ने मुझसे कहा था मुख्यमंत्री के लिए कि 5 विधायक ले आओ तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। मैंने जी अभी कोश्यारी जी बना दो। मैंने सोचा था कि कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। 4 लोगों को मैंने अपने कोटे से कहा था मंत्री बना दो और मुझे उप मुख्यमंत्री। तो मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा 3-4 महीने, अचानक सरकार को डिजोल्व करा दूंगा, लोगों को उम्मीदें जता दूंगा, सरकार आ जाएगी। मैंने अमित शाह जी से कहा था कि आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं करोगे, कह नहीं करेंगे घोषित, उन्होंने करा भी नहीं। अब वो 57 विधायक आ गए, फिर कहाँ हरक सिंह कौन पूछ रहा था? अगर 40 आते तो हरक सिंह के वक़्त बढ़ जाती ना, वो आ गए। और वो भी गलती क्या हुई, वो जो सरकार गिर गई, मैंने विधानसभा में अजय भट्ट जी उसके लेटर पैड पे, प्रदेश अध्यक्ष लेटर पैड पे राज्यपाल के लिए प्रस्ताव लाए, तो मैंने मना किया, भाई ये तुम्हारे पार्टी का, ये दल बदल कानून में आ जाएगा। मैंने विजय बोना वकील थे, उनसे पूछो। अब उन्होंने बदल दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड से हटा के विपक्ष नेता के लेटर पैड, वो भी तो दल बदल कानून आता है। उसी कारण हमारी सदस्यता गई है और उसी कारण हम सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहे हैं, वो दल बदल कानून के वही कारण। अब जब हम राजभवन पहुंच गए, कोश्यारी में निशंक जी सब लोग थे, अब वहीं पर लेटर दिया उन्होंने दस्तखत करने के लिए। अब मेरी मजबूरी हो गई उस पर दस्तखत करने के लिए। मुझे लग गया था कि हमारे लिए सिर्फ वही लेटर जो है 2016 के एपिसोड में हमारे लिए नुकसानदायक हुआ। मतलब एक तकनीकी खामी जो है आड़े आ गई। अरे अज्ञानता इन लोगों की। अजय भट्ट तो वकील बनता है, जबरदस्त ऐसा कर गया। कोई विजय बोना जो है सुप्रीम कोर्ट का वकील बनते हैं, हाई कोर्ट का जज रहे, वो भी गलती कर गए। और मैंने मना किया था, अब मेरी मजबूरी हो गई गवर्नर हाउस में दस्तखत करने, वहीं पे दिया उन्होंने लेटर। अच्छा, मुझसे एक गलती और हुई कि अगर मैंने कोश्यारी जी के नाम पहले नहीं प्रस्तावित किया होता तो उससे क्या हुआ कि ये जो भाजपा के और लोग जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, इन्होंने फिर जोड़ तोड़ करने में पीछे हट गए कि भाई पहले मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। वो भी मुझसे एक गलती हुई कि 1-to-1 अमित शाह जो है मेरे अकेले में बात हुई थी। अब वो कुछ गलतियां हुई है तो मैं बहुत, फिर मुझे लगा भाई छोड़ो, मेरी किस्मत में जो है अब मेरा विद्यार्थी 13 तो मुख्यमंत्री बन गया, 3 रावत प्यारो था वो मुख्यमंत्री हो गया। चलो तिवारी जी तो चलो सीनियर है, हरीश रावत सीनियर, विजय बोंगड़ो चलो उम्र में बड़ा था, लेकिन अब तो ये सब धामी मेरे साथ 12 में MLA बना, मैं उसके शादी में गया। अब तो ऐसा लगता है भाई छोड़ो, शायद मेरी जरूरत उत्तराखंड को नहीं है। भगवान जो है केदार बाबा जो है नहीं चाहते, बद्रीनाथ नहीं चाहते, हो सकता है मेरे अंदर अच्छा ही नहीं हो या मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि भगवान नहीं चाहते होंगे मेरे को कि मैं बनूं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल भी आपके आने से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल कांग्रेस की सरकार बनती है, उस समय आप जो है हरीश रावत जी की सरकार गिराने के सूत्रधार रहे, जो बात कही गई। आज उनके साथ ही आप कांग्रेस की सरकार मैं एक चीज बता दूं, मैं क्योंकि आज कांग्रेस में हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। 2016 के एपिसोड का अगर आप देखोगे तो उसके लिए मैं मजबूर हो गया था। मैं तो मंत्री पद था, भाजपा में तो मंत्री बना, हरीश भाई के साथ भी मंत्री था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी भाई, जब हरीश भाई मुख्यमंत्री बने, प्रीतम सिंह से लेकर इंदिरा देश से लेकर अमृता राव तो उसमें सतपाल मिश्र मंत्री थी, हम सब 24 लोग जो है
32 में से 24 विधायक जो है हम विजय सुबोध उनियाल के डिफेंस कॉलोनी घर पे थे। अंबिका सोनी, गुलाम नबी आए थे। हमने कहा भाई नहीं बातचीत हो। अब एक समझौता हुआ बाद में विजयपुर गेस्ट हाउस में। अब अगर सुबोध भाई को मंत्री बना देते, राज्यसभा विजय भवन भेज देते, तो 16 की घटना ही नहीं होती। मैंने इतनी बार कोशिश करी। एक दिन मैं हरीश भाई से जो है बीजापुर गेस्ट हाउस में रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठा, सारी बातचीत हो गई। सुबोध भाई को मंत्री बनाने के बात हो गई। जब मेरी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई चीजें नहीं हो रही तो क्या करेगा आदमी भाई? कितने कड़वे घूट पिएगा आदमी? ठीक बात है। कितने कड़वे घूट पिएगा? और मुझे तो नहीं कुछ चाहिए था, मैं तो था ही मंत्री, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन भैया अगर सरकार चलानी है तो सबको साथ लेके चलना होता ना। नहीं, हम मेरा आशा ये है कि कल आप इतनी मेहनत, आपके पास एक विजन है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ लोगों के सपने जुड़ रहे हैं, कल कांग्रेस की सरकार आती है तो कल आपका अपने खेमे के अंदर क्या संघर्ष होने वाला है? नहीं, अब देखिए मैं कहीं दौड़ में नहीं हूं। मैंने 2012 के बाद बहुत अपने मन को समझाया, नहीं तो दुखी रहता मैं। नहीं तो इस उम्र में अभी भले मेरे 64-65 साल की उम्र हुई, मैं 75 साल का लगने लगता दुखी होके। अभी मेरे अंदर आप 4-4 घंटे नारे लगाता हूँ सड़कों पे, आपने देखा होगा। राव जी, डेमोग्राफी चेंज के नाम पर आज एक विशेष धर्म को टारगेट करने की नई राजनीति शुरू कर दी है। ये कहा जा रहा है कि भाई धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदू नहीं जाएंगे। कोटद्वार का इतना बड़ा मामला हुआ, दीपक की घटना हुई, उस लड़के ने एक प्रातिनिधिक उदाहरण दिया। क्या आपको लगता है कि आज जनता खुद इस विभाजन की राजनीति से ऊब गई है और ये कह रही है कि अब हमें ये बंटवारे की राजनीति नहीं चाहिए? मैं सोचता हूँ, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, हो सकता है किसी धर्म में अपराधी प्रवृत्ति या हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा हो, मैं मानता हूँ होती है। जैसे रहन सहन, जैसे खान पान, उस तरह आदमी का व्यवहार, उसके जैसे संस्कार होते हैं उस तरह हो सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अपराधी अपराधी होता है, चोर चोर होता है, डकैत होता है, बलात्कारी होता है। इसको आप धर्म, जाति, क्षेत्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अपराधियों को कोई धर्म नहीं होता। नहीं, कोई धर्म नहीं उनका। अब आप केवल ये सोच के कि नहीं ये हिंदू है, चोरी कर दी, इसे बलात्कार कर दिया तो इसको माफ कर, कोई मुस्लिम कर दे तो आप तूफान खड़ा कर दो। तो ये नहीं होना चाहिए। ये आप मुझे बता दो, आप भट जी, आपकी भी इतनी उम्र होगी, बहुत ज्यादा तो नहीं हुई लेकिन ठीक ठाक उम्र है, एकदम बच्चे भी तो नहीं होना जी। इस उत्तराखंड में कितना स्वार्थपूर्ण माहौल है। ठीक है। हरिद्वार दुनिया के हिंदुओं के सबसे बड़ी धार्मिक स्थल है। वहां मुसलमानों की आबादी 25% के आसपास है। कुछ विधानसभा में तो बहुत अच्छी खासी है। जैसे कलीर शरीफ में जहां से जीतता है हमारा फुरकान जीतता है, काजी जीतता है। कुछ सीटें तो ऐसे जहां मुसलमान ही जीत सकता चुनाव। इतनी संख्या है। और वहीं सबसे बड़ा धार्मिक, दोनों मुसलमानों का भी सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कलीर शरीफ की तरह का, और हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल हर की पौड़ी। लेकिन कभी आपने हरिद्वार में दंगे, लड़ाई झगड़ा देखा? ठीक बात। अब क्यों इस माहौल को? कोटद्वार में विधायक रहा हूं 5 साल, इतने स्वार्थपूर्ण मौका। अब पौड़ी में, श्रीनगर में जितने मुसलमान हैं, आप विश्वास करो नहीं करो, गढ़वाई बोलता हूँ। हाँ। पौड़ी में जन मुसलमान है वो गढ़वाई बोलता। इन लगू न तो तक ये मुसलमान जन। सही बात। एक नया पाकिस्तान बना होगा क्या? ये बात तो बीजेपी भी जानती ही है। बात यह है कि आप राजनीतिक तौर पर किस हद तक चले जाएंगे। एक चीज सुनो, एक दिन लखपत भंडारी, वो तो पहले कांग्रेस में था, कहाँ था वो हिंदू नेता? वो हिंदू नेता बन गया जो मेयर के चुनाव के चक्कर में। वो तो कांग्रेस में रहा, ठीक है, और अब वो हिंदू नेता बन गया। अब वो एक दिन भाषण में कह रहा है, भाषण में कुछ कह रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ लखपत, ये बता, जब भाषण दे के बैठा ना वो बड़ी बड़ी हिंदुओं की बात करने लगा, वो ये ऐसी बातें करने लगा माहौल खराब करने के लिए। तो जब वो भाषण दे के एक रामलीला में गए थे हम लोग बड़े से, जब वो बैठा तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बता लखपत, तेरा जो रुपये का मकान है, मैंने कहा ठेकेदार हिंदू था मुस्लिम था? चुप। मैंने कहा मिस्त्री हिंदू था, रुकता था, प्लम्बर हिंदू था कि मुस्लिम था?
बिजली वाला हिंदू था, मुस्लिम था। तो मैंने कहा भाई तूने पूरा मकान की अपनी नींव से लेकर अपने छत तक और प्लास्टर से लेकर रंग तक तूने जो है कारपेंटर से लेकर सब कुछ तूने मुसलमानों से करा और बड़ा तू बना हुआ। मैंने कहा उस दिन क्यों नहीं कहा तूने मैं अपने मकान को जो है किसी मुस्लिम से नहीं बनाऊंगा। ठीक बात है। ये जो छिछोरी राजनीति है ना, घृणित राजनीति है ना, मैं इसके खिलाफ हूं। मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। कई सारे बड़े भाजपा नेताओं की रिश्तेदारियां हैं। हाँ, सबकी है। अब हमारे यहाँ पौड़ी भी है। ठीक बात है। पौड़ी को जो हमारा बेनाम है विधायक रहा पौड़ी से, उसके लड़के। अब मैं इसको कोई गलत भी नहीं मानता। देखिए ठीक बात है यार, आज मेरे बच्चे ने अभी जर्मन में शादी करी, वो कर ही नहीं रही थी शादी। हमने उसे कहा भाई तू तो हिंदू से कर, मुस्लिम से कर तो सही। ठीक बात है। और जब तैयार हो गई तो हम खुश हो गए यार। अब बच्चे का जीवन हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। हमने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, इतना अच्छी शिक्षा दी, तो क्या ये सोच के लेते कि हमारी बुद्धि के हिसाब से चलेगी? वो उसकी सोच अपनी है। माँ बाप तो उसका उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं ना। जिसमें वो खुश, हम उसमें खुश। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो माहौल खराब करने की कोशिश जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर सरकारी जमीनों पे जो है, अगर आपको जो है वो हटाने हैं, मस्जिदें हटानी, क्या बोलते हैं उसको, मदरसे हटाने हैं, कुछ हटाना है, अवैध निर्माण हटाना है, तो अगर मंदिर भी गलत जगह बना तो उसको भी हटाओ ना। सही बात है। कानून की नजर से किया जाए जो काम फिर देखे निष्पक्षता से हो, फिर तो संविधान देखेगा। निष्पक्षता से हो। अगर मुस्लिम का घर अगर जो है सरकारी जमीन पे बना है, आप कानून उद्देश्य का मकान तोड़ता हो, तो हरक सिंह रावत का घर भी अगर गैर कानूनी तरीके से, उसका भी तोड़ो ना। हरक सिंह हिंदू है इसलिए हरक सिंह नहीं तोड़ोगे, दूसरे का मुस्लिम घर है तो इसलिए तोड़ोगे। तो कानून की नजर में ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, कानून की नजर में सब इंसान है। अगर अवैध है तो अवैध है और सही है तो सही है। अच्छा हरक सिंह जी, आप जो हैं उत्तराखंड के टॉप सीनियर एक्सपीरियंस 3-4 जो शीर्ष नेता हैं उनमें आते हैं। हर एक मंत्री, विधायक, इवन मुख्यमंत्रियों के भी आपके पास कच्चे चिट्टे हैं। तो आप जो है उत्तराखंड के सुब्रमण्यम स्वामी हैं या फिर आप उत्तराखंड के नीतीश कुमार हैं? नहीं, मैं सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं हूँ, नीतीश कुमार हूँ जी। देखो, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी ऋतु खंडूड़िया भी मुझे कोटद्वार में, उमेश त्रिपाठी बीजेपी का नेता है, कॉर्पोरेट बैंक का उत्तराखंड का चेयरमैन रहा, खंडूड़िया के बहुत नज़दीक रहा, उसके साथ ही थे। मैं जाता हूँ तो मेरी बहन मिल गई मुझे, ऋतु खंडूड़ी खूब गले, तिरुवंत रावत मिल गया, तीरथ मिल गया, धन सिंह मिल गया, जिला प्रचारक रहे हमारे यहाँ सुरेंद्र जी, वो भी अब बुजुर्ग हो गया, अब मिल गए। तो देखिए संबंध अपनी जगह है। मैं सिर्फ राजनीति, जैसे हम वैसे ही होना, जैसे हमने वकालत की बात करी, जैसे हम मैच खेलते हैं, जब जिस टीम में है उस टीम को नहीं, और जीत जाने की कोशिश करेंगे, और मतलब मैं मैदान से बाहर आए तो सब खत्म, गिलवे से दूर। गोल करना है तो मैदान में रन बनाना, तो रन बनाओ, आउट करना। पक्षधरता तो जनता के लिए होनी चाहिए ना, पॉलिटिकल। वही मैं करूँ ना कि खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए। एज ए मुख्यमंत्री, अगर एज ए मुख्यमंत्री तुम गलत काम करो, वो खेल है। मैं तुम्हारा आलोचना जो करो एज ए मुख्यमंत्री कर रहा हूँ, एज ए धामी नहीं कर रहा हूँ। मतलब व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, पद की आलोचना है। पद की आलोचना है। और तुमको याद दिला रहा हूँ कि तुम इतने नीचे से अगर बने हो तो तुम खुद एक सिपाही का बेटे हो, तुम एक आर्मी वाले के बेटे हो। तुम क्यों आज तुमको ये याद नहीं है कि तुम आज मुख्यमंत्री हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? और जनता की सपने और आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं आपके पद से। क्यों ये फर्जी चीजें आंकड़े देना कि मैं पूरे देश में ऐसा हो गया, वैसे फर्जी आंकड़े देना। भाई साहब, आप अव्वल हो ना हो, आपका मन को कहना चाहिए कि नहीं आपने अच्छा काम किया, और दिखना चाहिए। आप बताओ ना कि अब मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट सिटी है। जब से स्मार्ट सिटी तब से बर्बाद सिटी होगी। सही बात है। आप मुझे बता दो कहाँ स्मार्ट सिटी? बारिश हो रही है तो सब जगह पानी भर रहा है, पूरा देहरादून ऐसा लग रहा है जैसे कि तालाब हो गया हो। और 100 के 100 स्मार्ट सिटी में कहाँ है स्मार्ट सिटी कोई भी? हाँ, तो फिर क्यों ऐसा ढोंग क्यों है भाई? आज मैं सोचता हूँ क्यों नहीं आपका ट्रैफिक व्यवस्था ठीक है? आज देहरादून में मुझे यहाँ आने में जो है 1 घंटा लग गया रिस्वना पुल से आने में। क्या है ये?
क्यों नहीं कोई व्यवस्था है? क्यों नहीं एलिवेटर रोड बना रहे हो? क्यों नहीं फ्लाईओवर बना रहे हो? चौराहे की व्यवस्था ठीक से क्यों नहीं करो? ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं विजन है आपका भाई? ठीक बात। मैंने गंगा को चेक कराया था तो कोविड में, पता, वैसे मैं चेक कराया तो ऋषिकेश तक तो पीने लायक भी पानी और नहाने लायक भी, और हरिद्वार तक पीने लायक नहीं था पानी, हर की पौड़ी का, केवल नहाने लायक था। और उसके बाद यूपी, मैंने तो एक दिन दिल्ली में बोला भाषण में, मैंने भाई हम उत्तराखंडियों ने तो जो है गंगा यमुना को पवित्र रखा है अपने सीमा तक। उस बाद तुम यूपी वाले जानो, तुम हरियाणा वाले जानो, तुम दिल्ली वाले जानो, तुम पश्चिम बंगाल वाले जानो, तुमने नदी का क्या हाल कर दिया। कॉलीफॉर्म काउंट हो, बल्कि एक विदेशी का भी आजकल बहुत चल रहा है कि बहुत ही पीने के हाथ लगाने लायक नहीं बचा। और कोविड में भाई साहब हरिद्वार भी पीने लायक हो गया था। आप सोचो ना, ठीक है, तो प्रकृति ने खुद ही साफ कर दिया था। हाँ, कोविड में मैंने टेस्ट कराया, बल्कि मेरा वो इंटरव्यू आज तक पे भी आया, हरिद्वार तक पीने लायक हो गया था गंगा जल हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं? कोई योजना नहीं है हमारी। अरे फिर हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे फिर तो यही बात तो नए उभरते हुए जो ये नया नेतृत्व लड़कों का, जेनजी का निकल के आ रहा है, ये लोग भी ये बात कह रहे हैं। चाहे वो जो है ये आशीष नेगी की बात हो, यूकेडी का युवा जो नेता है, चाहे वो लुसुन टोडरिया या जो दूसरे 2-3 लड़के ये आजकल इस जेनजी आंदोलन से निकले हैं। आपको लगता है कि राजनीति अब जो है प्रॉमिसिंग होनी चाहिए, पारदर्शिता की होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो सर कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम की छवि से बाहर कैसे निकलेगी? नहीं, बी टीम नहीं। मैं देखो, मैं इसलिए देखो, अब मेरे स्टाफ अब मुझसे कह रहा था आपने नहीं बोलना चाहिए था राहुल जी का। मैं क्यों नहीं बोलूं भाई? मैंने सच बोला, और मैंने बोला राहुल जी गलत से भी नहीं है उसमें कुछ ऐसा। और मैंने राहुल जी से भी बोला भाई, मैंने कहा जी आपका नाम लेके, अब मैंने कहा थी, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं बोला किसी को टिकट के लिए। मैंने कहा जी मुझे पता आपने नहीं बोला। अब मैंने कहा मैं किसी और का नाम लूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, तो मैंने कहा आप हमारे वरिष्ठ नेता, इसलिए मैं आपका ही नाम ले रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कहा प्रदर्शन के हिसाब से होना चाहिए। हाँ भाई, जो जीत रहा है, जो किसी, भाई एक चीज सुनो, मैं सोचो मेरे चमचा है, अब वो जीतेगा नहीं चुनाव तो क्या करना उस चमचे का? ठीक बात है। कोई सरकार वो अच्छी नहीं होती जो लंबे समय तक शासन करती है। अच्छी वो सरकार होती है कि वो कम समय शासन करे, लेकिन उदाहरण प्रस्तुत करे, बेहतर डिसीजन करें, अच्छे डिसीजन करे, जनहित के बड़े निर्णय ले। आपकी बातों से ही वो ये सवाल मेरे जहन में आया, मेरी लिस्ट में नहीं था। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को जो मतलब एक सॉफ्ट जो विपक्ष की भूमिका उसकी है, इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास, इतना विजन है, गलत है ये आज आईटी का जमाना है, क्यों नहीं कांग्रेस आंदोलन उठाती? मैंने अपनी पार्टी की हाईकमान की मीटिंग में भी कहा, हमारे मंत्री को टारगेट करते हैं, उन्होंने हटा दिया प्रेमचंद्र अग्रवाल को, तो हमारी 5-6 महीने का जुलूस प्रदर्शन बेकार खत्म। मैंने कहा हम टारगेट सरकार को करें ना, ठीक बात है, कि वो हटा भी दें धामी को। हम कहें नहीं ये भाजपा सरकार भ्रष्ट है, हम धामी को टारगेट करेंगे, वो धामी को हटा देंगे, तो हमारी लड़ाई खत्म। हरियाणा में यही तो हुआ, उन्होंने आयन टाइम पे हटा दिया, चेहरा बदल दिया, तो जो सरकार के खिलाफ जो वो भावना थी लोगों की वो खत्म। तो मैंने कहा मैंने एक चीज कही, मैं पार्टी में भी कहता हूं, मैं डिफेंस हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, कि डिफेंस इज ऑलवेज लूजर, अटैकिंग होना चाहिए, एग्रेसिव इज ऑलवेज गेनर। अगर आप डिफेंसिव करोगे ना, माना आप मुझे मार रहे हो और मैं बचाने की कोशिश करो, तो मैं तो नहीं, आपको तो लगेगा नहीं, क्यों, मैं तो मार ही नहीं रहा हूं आपको, मार तो आप रहे हो, तो मैं यूं करूंगा, यूं बचाऊंगा अपने आप को, तो कहीं कहीं लग ही जाएगी। ठीक बात है। और मैं मार रहा हूं आपको, तो कितने बचाओगे आप, तो कहीं ना कहीं लगी जाएगा। तो कहते हो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने कहा भाई हमको एग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, अटैक होना चाहिए, फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। अगर हम जो है टीम को ठीक से नहीं लड़ेगी टीम, तो कैसे जीतेंगे भाई? और मैंने कहा ये आज मैं कांग्रेस की मीटिंग कह रहा हूं, 27 में कांग्रेस की सरकार लाना ये कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं है, ये उत्तराखंड के लिए जरूरी है। नहीं सर, तो वरना तो कांग्रेस भी गुजरात वाला हाल हो जाएगा। ये तो और फिर क्या होता है ना, देखिए भाई साहब, जब कोई सत्ता जो है ना, वो उनको लगता है कि भाई हम तो जीत ही जाएंगे, तो फिर वो अब उनकी विधायकों की स्थिति देख लो ना, अरविंद पांडे की देख लो, दिलीप रावत की देख लो, ये किसी की भी देख लो बेचारों की, ऐसे लग रहा है जब भीख मांग रहे हो अपनी सरकार से, लग रहा है विधायक है, लगता है मंत्री, तो फिर उनका मैच तो खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं यार हमें तो जीत ही जाना है, घोड़े गधे किसी को टिकट देंगे जीत ही जाएगा, ये फिर ये काम करें ना करें, लोन वोट हमको ही देना है, जय श्री राम,
तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मतलब जैसे भावनात्मक तौर पर आपकी बातें बहुत अपील करती हैं, आप लोगों से जुड़ भी रहे हैं, लेकिन ये चुनाव तो बहुत ही मैनेजमेंट और तकनीक का खेल है। नहीं, तो दोनों करेंगे। टेक्निकली उन चीज़ों को अब मैं वही करता हूँ, जी मैं उसी तरह करता हूँ। जी सामने लड़ाई, जैसा देश वैसा बेस। मैं देखता हूं कि किस तरह के लोग बैठे हैं मेरी मीटिंग में। गांव के लोग पहाड़ी हैं तो उससे गढ़वाली हैं तो गढ़वाली, तराई के बैठे हैं तो मैं वहां उस तरह की बात करता हूं। लेकिन साथ में मैं व्यक्तिगत रूप से जब लोग मिलते हैं तो उनको समझाता हूं, जो संभावित कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले होते हैं उनको कहता हूं भैया कैसे कैसे हमको ये करना है। एकदम बहुत एग्रेसिव होके भी नहीं काम चलता। देखो चुनाव एक पिच है। अगर जैसे मैं क्या करता हूं, जैसे मैं रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ा तो मैंने एकदम चुनाव को एकदम नहीं उठाया, क्योंकि एक बार आप अगर आप यूं उठा दोगे चुनाव का या राजनीति का, फिर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक बात है। पोलिंग बूथ तक जिस दिन वोट पड़ रहा है उस दिन तक वो माहौल को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, फिर खर्चला हो जाता है। आपने माना नॉमिनेशन के दिन बड़ी रैली कर दी, बहुत भीड़ हो गई, ठीक है। अब वो भीड़ हमेशा जो है पोलिंग बूथ तक रहे, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग भीड़ खत्म हो जाएगी, आप पे संसाधन कम हो जाएंगे और फिर लोग टाइम टाइम फेस। इसलिए पीछे से खेलना चाहिए, यूं गरा बढ़ाओ यूं, फिर बीच में स्लो करो थोड़ा सा, फिर बढ़ाओ, फिर यूं ले जाओ, फिर पोलिंग बूथ तक ऐसा बन जाए कि बस वो जो 10-20% फ्लोटिंग वोट होता है, हर आदमी चाहता है कि मैं, हमें नहीं पता हवा के साथ आ जाए। हमें नहीं पता कि उसने हमको वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जिसने हमको वोट दिया है चाहे मन में ही सही, जैसे मैंने उसने हरक सिंह वोट दिया, हरक सिंह जीत गया, तो उसको थोड़ी देर खुशी हो जाती है, यार चलो हमारा कैंडिडेट जीत गया। ठीक बात। तो उस खुशी को बनाए रखने के लिए हमको वो जो 10-20% जीतने वाले वो वोट देता है और उससे हार जीत होती है, वो माहौल पे निर्भर करता है। अच्छा, एक चीज़ नहीं है कि बीजेपी पे आरोप है कि वो चुनाव चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, तो ये तो एक संगीन बहुत ही टेक्निकल मामला है। ऐसे मामलों को उत्तराखंड में आप 2027 का चुनाव कैसे बचाने वाले? अब मैं कर रहा हूं वो उसकी तरह। अगर हम आक्रामक हो गए और आक्रामक के साथ साथ हमने बूथ पर हम देख रहे हैं, भाई देखो माना मैं किसी बूथ पे, मेरे पता है ना, मेरे अपने गांव गैड़क वाले पुतिंग बूथ पे मुझे पता है नारायण सिंह रावत, स्वर्गीय नारायण सिंह रावत पुत्र हरक सिंह रावत, मेरी माँ है, भाई है, बहू है, पता है ना मेरे को। अब उस पोलिंग बूथ को लिस्ट को हम देखेंगे, भाई इसमें ये नाम कौन से आए हैं, ये तो है ही नहीं हमारे गैर गांव के, बस तो लोग अभी से करनी पड़ेगी ना। हाँ मैं कर रहा हूँ मैं हम लोग कर रहे हैं इसमें। माने राहुल जी ने इस समय हम सबको ये कहा है कि भाई हर पोलिंग बूथ पर हमें चौकसी रखनी है कि कोई नाम हमारा कट नहीं रहा हो, जो वाजिब नाम है वो कटे नहीं और गलत नाम जुड़े नहीं। तो पहाड़ों में तो संभावना नहीं है इसकी, ज्यादा है वहां भी। अब वो दिल्ली में भी वोट दिया, माना उसने दिल्ली, हमारे पहाड़ के लोग दिल्ली में बहुत है, 25-30 लाख है। अब पता लगा जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ वो सब दिल्ली में वोट देने, अब फिर उन्होंने अपने वोटर अभी गांव में लिखवा देंगे। तो हमको ये देखना है, हमें पता है हमारे गांव के कौन कौन दिल्ली में रह रहे हैं, हमें पता है ना कौन दिल्ली में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, इन्होंने वहां भी वोट दिया होगा। तो हम एक बार चेक कर लें, नेट पे चेक चल जाए, पता चल जाएगा कि इसने वहां दिल्ली में इसका, हमें पता भी होता है कि दिल्ली में करोल बाग में रह रहा है, कि सबको पता होता है अपने गांव में 10-20 लोग परिवार अगर कोई दिल्ली में रह रहा है, हमें पता है ये दिल्ली में रह रहे हैं और ये गाँव भी नहीं आते हैं, तो इनका वोटर लिस्ट में अचानक कहाँ से नाम आ गया। और जब गाँव आएंगे वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के लिए आएंगे तो पता तो चले जाएगा गाँव में आ रखे रावत जी या भट्ट जी राव दिल्ली से गाँव में आ रखे हैं। तो मैंने ये कहा है सब मीटिंगों में, मैं जब लास्ट मीटिंग ले वहाँ भी कहा, मैं सब जगह मीटिंगें ले रहा हूँ जहाँ वहाँ लोगों से कह रहा हूँ भाई ये चौकसी रखनी, क्योंकि ये 10-20% वोट जो है अब बिहार का 25 लाख जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनमें 10-15 लाख लोगों ने भी यहाँ आके शिफ्ट हो तो 10-15 खेल हो गया। ठीक बात है। और हरियाणा में रह रहे हैं, अब हरियाणा में चुनाव हो गया है, चलो यूपी वाले तो नहीं शिफ्ट हो सकते क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन है, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ जहाँ नहीं इलेक्शन है, ठीक बात है, वहाँ के लोग शिफ्ट हो जाएंगे वोटर लिस्ट में, वहाँ भी वोट देंगे, यहाँ भी वोट देंगे। देखिए मैं मतलब पॉडकास्ट के इस साइड हूँ, होस्ट हूँ, लेकिन मैं भी उत्तराखंड की जनता हूँ, तो जनता होने के नाते मैं भी आपसे ये मांग करता हूँ या मांगता हूँ कि कल अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और आप जैसा प्रॉमिसिंग आदमी
अगर केरल में ये हो सकता है कि वहाँ हायर एजुकेशन तक बिल्कुल मुफ्त शिक्षा हो सकती है, तो क्या कांग्रेस यहाँ का ये वादा करेगी? पहली बात। यहाँ होना चाहिए। मैंने जब मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था जी। तो हमने सीनियर मेडिकल कॉलेज में फीस 15,000 रुपये रखी थी। तिवारी जी सरकार में 15,000 थी फीस। हल्द्वानी साल भर की फीस मेडिकल की 15,000, केवल 15,000। ठीक बात है। होनी चाहिए, नहीं तो गरीब का बच्चा कैसे डॉक्टर बनेगा भाई? उसके पास तो नहीं है पैसा। 15-20 लाख रुपए जॉली ग्रांट में या मेहनत हॉस्पिटल में या शुभ आरती में या ग्राफिक्स एरिया में मेरे ख्याल से करोड़ ही बैठ जाता होगा करोड़ बनते बनते। एक करोड़ तो फीस ही फीस है, फिर खाना पीना। ठीक बात है। वो तो 1.5 करोड़ का डॉक्टर बनेगा। अब किसके, हमारे उत्तराखंड में तो जनता के लोग कैसे बन पाएंगे? हमारे उत्तराखंड में कितने लोग हैं जिन पे 1.5 करोड़ रुपए है? ठीक बात है। आप सोचो ना। तो इस वक्त कभी सिपाही का बेटा, सूबेदार का बच्चा, हवलदार का बच्चा, किसी पटवारी का बच्चा तो कभी डॉक्टर ही नहीं बन सकता। होता रहे कितना योग्य रहे। हाँ, नहीं बन सकता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ शिक्षा के मामले में हम ठीक है, उसके बाद कोई मदद करे ना करे, शिक्षा में मदद होनी चाहिए। ये अब मैं फर्जी राशन के भी पक्ष में नहीं हूं भाई बताऊं। मैंने जैसे रेशम मंत्री बना और मैंने राहुल जी से भी कहा था एक दिन, जब मैं लीड ओपोजिशन था, मैं मंच पे एक कार्यक्रम था, मैंने बैठा था उनके पीछे, मैंने कहा माने राहुल जी, जब तो ये सब्सिडी योजना है ना, ये देश को खोखला कर देंगी। लोग कुछ दलाल हो जाते हैं, मतलब बैलों पे सब्सिडी मिल रही, गाय पे सब्सिडी मिल रही, तो ढूंढते हैं, फर्जी टैग लगाते हैं डॉक्टर से मिलके, और कुछ कभी इसके नाम पर गाय का सब्सिडी ले ली, 15-50% सब्सिडी होती है, तो गाय आती नहीं, फर्जी सब्सिडी उस एक ही गाय पे बार बार टैग लगाते रहते हैं। तो मैंने कहा होना क्या चाहिए, उत्पादन बोला। मैं रेशम मंत्री बना तो मैंने सब्सिडी क्या करी, किसान हो आप, आपको सहतूत लगा रहे हो, उस पर नहीं सब्सिडी दी मैंने, पेड़ लगा रहे हो। मैंने कहा 1 क्लास का रेशम होगा 230 रुपए किलो बिक रहा मना आपका रेशम, क्वालिटी बेस कर दिया आपने। तो मैं 30 रुपए 1 किलो पे आपको सब्सिडी दूंगा प्रदेश सरकार। बी कैटेगरी होगा 20 रुपए दूंगा, सी कैटेगरी का होगा तो 15 रुपए दूंगा। तो अब आप जब उत्पादन करोगे तो तब सब्सिडी देंगे ना। मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। हाँ, तो ये जो पता नहीं क्यों कैसे इसे नकारा बनाने के लिए योजनाएं बन गई हैं। राव जी, एक प्रॉमिस और आपको हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से करना चाहिए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो राज्य के युवाओं के लिए एक तो पारदर्शी चयन की प्रक्रिया, और दूसरा जो बेरोजगार हैं उनके लिए सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता, क्या ये कांग्रेस देगी? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आज आप बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास कई बार, मैं जब मंत्री था विभिन्न विभागों का, जैसे प्रमोशन हो रहे हैं, अधिकारी फाइल लेके आए, मैं नाम ले लूंगा एक अधिकारी का, उन्होंने कहा साहब ये बहुत खाने कमाने वाली पोस्ट है, इनसे कुछ कहो। मैंने सुना कर दिया। उसने कहा सर आपके बहुत खर्चे कुछ कहे। मैंने सुन लो, मैं खुद से किसी को बेईमान नहीं बनाता। अगर किसी को अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में अगर हमने पैसा ले लिया किसी से, तो जो हमारे बच्चों के लिए 10-20 हमारे बच्चों के लिए बेईमानी करेगा तो फिर वो तो खुद बेईमान पैदा कर दिया ना हमने। ट्रेन करके भेज दिया आपने। ट्रेन कर दिया। हाँ, अगर वो खुद भी बेईमानी करेगा तो वो जाने उसकी आत्मा जाने, वो जाने उसकी आत्मा जाने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, योग्यता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता भी ऐसा हाँ होना चाहिए। और अब अगर माना कोई, हम किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज में एक चीज बता दूं, जब मैं एमए कर लिया, अब मैं पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैंने जैसे एमए करा 84 में, तो मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी। 8,000 एक चक्की, हमारे घर के पास चक्की वाली दीदी थी, विधवा थी, उसकी चक्की थी, 8,000 उसने दिए मुझे। मैंने 8,000 से काम शुरू कर दिया। 1 महीने में 22,000 रुपये प्रॉफिट हो गया मुझे वो। फिर मैंने ये 8,000 बुलेट मोटरसाइकिल खरीद ली 8,000 की। फिर मैंने ऐसे करके कमाना शुरू कर दिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा हमारे यहाँ क्या हो गया, अब जैसे बीए लड़का कर दे रहा ना, तो सोरे यार मैंने ये काम करना है, मैं तो बीए पास हूँ, मतलब स्वावलंबन की ओर जाना चाहिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये थोड़ा हमारा आदमी जो पहाड़ में रह रहा है वो निठला नहीं कमा। गांव में शादी हो रही है, बर्तन वहां पड़े। मैं आज आप कभी मेरे घर पे आना, जैसे ये टेबल गिलास है ना, ये गिलास है, अब बल्कि नहीं ऐसे, तो मैं बातचीत करता रहूं तो मैं गिलास कप देखता हूं तो मैं गिलास को यूं रख देता हूं, गिर न जाए।
अरे माने हिला में उठा, गिलास गिरेगा तो एक तो गिलास का नुकसान, दूसरा पानी गिरेगा तो गंदगी फैल जाएगी। तो मैं तो चाहे 20-50 लोग होंगे, मैं ये देखता हूं कोई आज मैं अपने हाथ से जब कप उठा के बीच में रख देता हूं या उठा के अंदर ले जाता हूं, तो कई बार लोग अरे सर आप हम उठा देंगे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं उठा दूंगा, क्या हो गया। कई बार जब मिठाई खिलानी तो मैं खुद ही बांट देता हूँ, अरे नहीं सर हम बांटेंगे। मैंने अब मैं छोटा थोड़ी हो जाऊंगा यार। अब हमारे यहाँ क्या, मैं गाँव में देख रहा हूँ शादी ब्याह हो रहा है, कोई बर्तन उठाने ले तैयार नहीं, कोई सर्विस करने के लिए तैयार नहीं। अब ये जो अब वही हमारा पहाड़ी आदमी जब बम्बई दिल्ली में जा रहा है, वहां इतनी मेहनती और इतनी ईमानदार और इतना अच्छा हो जाता है, और जो हमारा पहाड़ में रह रहा है वो निठला निकम हो जा रहा है। अरे भाई क्यों नहीं काम करने की तुम्हारी इच्छा हो रही है, क्यों नहीं काम कर रहे हो। इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमें बहुत सारे संस्कार, बड़पन नहीं होना चाहिए। अब ये जब हम करेंगे ना, जब हमारे नेता करेंगे, जो बड़े अधिकारी हो गए, वो जब वो अपने व्यवहार बदलेंगे तो अब देखिए नीचे का बदलेगा नहीं बदलेगा। नहीं तो नहीं पड़ी भाई साहब, वो जो है अंग्रेजी के 2 शब्द बोलना सीख गए तो वो जमीन छोड़ दे रहे हैं। आखिरी सवाल के साथ कंक्लूड करेंगे। सही बताइए कि यहाँ राज्य में आप काम कर रहे हैं, आला कमान से और जो उत्तराखंड प्रभार देख रहे हैं उनसे आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरी देखिए इस समय तो मिल रहा है, तभी तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है ना जी। और मैं सोचता हूँ कि पार्टी नेतृत्व इस बात को समझेगा कि भाई आखिर इस प्रदेश को हम कैसे बहुत अच्छी तरह आगे ले जा सकें। और मैं सोचता हूँ जो ईश्वर के ऊपर है, केदार बाबा बद्रीनाथ के ऊपर है, जगेश्वर नीलकंठ के ऊपर है, गंगा माँ के ऊपर है, सिद्धबली बाबा के ऊपर है, कि देखिए मैं सोचता हूँ 25 सालों में मतलब इस प्रदेश को जो सोच और जो जिस उम्मीद के साथ इस प्रदेश के लिए हमने बलिदान दिया, चांद सदा नहीं बिलोती जवान ने, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया, सब लोगों ने संघर्ष किया। आज कहीं ना कहीं हम ठगाव महसूस कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश, अब मैं ईमानदारी से बताऊँ, इससे अच्छा हम उत्तर प्रदेश में ठीक थे। मैं बता रहा हूँ, कम से कम नौकरी, हमारा आदमी डीएम के साथ चबड़ा सामान गोरखपुर में वो बर्तन मांजता था, लेकिन अपने बच्चे को कहीं ना कहीं नौकरी लगा। अगर माना पूरे उत्तर प्रदेश में, माना उदाहरण के लिए पीसीएस के 400 पद निकल रहे थे, तो उसमें वैसा हमारे 50-100 लोग हमारे लग जा रहे थे। अब आज 20 पद निकल रहे हैं, 10 ही लग रहे हैं, तो हमारे कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो क्या फायदा हुआ इस उत्तराखंड मांग के। अरे हमने तो डांडी खांडों के लिए उत्तराखंड मांगा था कि हमारी डांडी खांडों में हरियाली आएगी, सुंदरता आएगी, खूबसूरती आएगी, अच्छा होगा। ये बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ चोरी डकैती सब माहौल एक ऐसा लग रहा है हमको कि हम कोई देवभूमि में आज। ठीक बात है। अभी एक आदमी ने मार दिया मच्छी बाजार में, अभी कितनी नृशंसता के साथ, अभी माहौल ही था ना ये, एवरेस्ट केस में मार दिया। अब सोचो ना हमने क्या पीढ़ी पैदा कर रहे हैं हम इस उत्तराखंड में भाई, क्या पीढ़ी पैदा कर रहे हैं हम इस उत्तराखंड में। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि ये उत्तराखंड देखिए, मतलब मुझे कई बार बुरा लगता है कि अब मैं अपने को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि मैं भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स रहा हूं, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रहा हूं। मैं अपने को भी दोषी मानता हूं, मुझे मेरी आत्मा भी रोती कई बार कि भाई हमने जिस उत्तराखंड की कल्पना की, हम इस उत्तराखंड को नहीं दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, नमस्कार। हमें समय देने के लिए। जी। हरक सिंह रावत एक ऐसा नाम है जिनके साथ विवाद भी है और प्रशंसा भी, एक साथ दोनों चीज़ें चलती हैं। एक तरफ उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ है, बेबाक बयान है, और दूसरी ओर उन पर लग रहे आरोप और एक लंबा विवादों का इतिहास। सवाल वही है, क्या हरक सिंह रावत उत्तराखंड के भविष्य हैं या फिर उतने ही बड़े रहस्य? आप देख रहे थे हरक सिंह रावत, आरोपों की आंधी, बेबाकी की बिजली और सत्ता का सपना। मैं हूं आपका होस्ट कमल भट्ट। देखते रहिए एक नई कहानी के साथ और एक नए किरदार के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।